सो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। सो इन द हाफ वेव रेक्टिफायर पोर्शन वी हैड स्टडीड दैट कि आप जब भी आपके पास पॉजिटिव साइकिल आएगी इनपुट पे, जब भी आपके पास पॉजिटिव साइकिल आएगी तो उस पॉजिटिव साइकिल के ऊपर आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और फॉरवर्ड बाइस होने पर वो क्या करेगा, वो करंट को पास कर देगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी, आपका डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और उस टाइम के लिए जितनी टाइम के लिए आपकी नेगेटिव साइकिल आएगी, उतने टाइम के लिए आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस रहेगा और आगे करंट को फ्लो नहीं होने देगा। सो ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर पढ़ा था। इसी तरह से अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे कि ये भी आपने देखने हैं, इनके फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। तो फुल वेव अगर रेक्टिफायर की बात की जाए तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर भी हम वही काम कर रहे होते हैं। हम एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, दरअसल एक एसी सोर्स होता है। फिर उसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एक डायोड नहीं इस्तेमाल करते। हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एक डायोड नहीं इस्तेमाल करते बल्कि 2 डायोड इस्तेमाल करते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम 2 डायोड इस्तेमाल करते हैं और सेम सिनेरियो हम उससे लेते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम एसी से डीसी के अंदर जाएँ, हम एसी से डीसी के अंदर जाएँ। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम इसे डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब ये जितनी भी थ्योरी है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो हमें जो है वो कम ही समझ आती है अगर हम क्या समझने की कोशिश करें, अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बेटा क्या होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर इफ यू आर इनफ कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, देन आपके लिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन बहुत ईज़ी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको अंडरस्टैंड करने में। सो रिक्वेस्ट कि आप जो है वो इसको ज़रा कंसंट्रेशन से एक दफ़ा सुन लें। अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए सिमिलरली अगर पहले इस डायग्राम को समझते हैं कि इसमें क्या है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस इज़ अ ट्रांसफार्मर, दिस इज़ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी हाई एसी वोल्ट को, हाई एसी सिग्नल को लो एसी सिग्नल में या लो एसी सिग्नल को हाई एसी सिग्नल में कन्वर्ट करके दे देती है। ये ट्रांसफार्मर डिवाइस होती है। मतलब कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है कि अगर आपके पास पीछे 100 एसी वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है? 100 एसी सिग्नल आ रहा है, तो आप इसको 50 में कन्वर्ट करना चाहते हो, 50 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है जी? 50 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप ट्रांसफार्मर डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर इसका हम उल्टा वाइस वर्सा, अगर हम उसका इसका उल्टा वाइस वर्सा करें, क्वेश्चंस के लिए आप जो है वो अपना हैंड रेज़ करेंगे और उस बच्चे को मैं अलाउ करूँगा और वो बच्चा मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन के लिए जिस बच्चे का भी जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज़ करेगा और उस बच्चे को मैं फिर अलाउ कर दूँगा कि वो मुझसे डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर सके। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर सॉरी, सेकंड टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर के अंदर जो एक्चुअली हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है, उसके अंदर आप लो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और वो इसको हाई सिग्नल में, कोई भी हाई वैल्यू में आप रिक्वायर्ड वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50 आ रहा है, मैं इससे आगे 200 वोल्ट में लेके जाना चाहता हूँ, तो आप उसे ट्रांसफार्मर डिवाइस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे ये अज़्यूम कर रहे हैं कि इस डिवाइस के अंदर हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है, ये पीछे से कोई सिग्नल आ रहा है, ये उस सिग्नल को आगे कन्वर्ट करके डायोड को दे रहा है। लेकिन बात याद रखनी, ये एसी ही देता है, ठीक है? इनपुट पे एसी आएगा और आउटपुट पे भी ये एसी सिग्नल ही देगा, आउटपुट पर भी एसी सिग्नल ही देगा। लेकिन करेगा क्या? सिर्फ़ चेंजेस क्या होंगी? सिर्फ़ एक ही चेंज होगा, व्हाट विल बी दैट? वो चेंज ये होगा कि मैग्नीट्यूड के अंदर वेरिएशन जो है वो ला सकता है। ठीक है जी, ऑलराइट। तो अब जो इम्पोर्टेंट काम है हमारे लिए वो इस काम को देखते हैं बेटा। देखिए जब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पोलैरिटी वाला अंडरस्टैंड करने वाला है। तो ये 2 डायोड लगे हुए हैं हमारे पास और ये हमारा लोडिंग पार्ट कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट वाला पार्ट, लोडिंग पार्ट या फिर आउटपुट वाला पार्ट, लोडिंग पार्ट या फिर आउटपुट वाला पार्ट। सो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है? ये आरएल जो है, दिस इज़ अ लोड रेजिस्टेंस।
इसे हम कह रहे हैं जी दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस। एल रिप्रेजेंट करता है लोड को और आर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, सो दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस। सो ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये डायोड हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस हो गई। अब वर्किंग देखते हैं इसकी। सो देखिए हम बारी-बारी अपनी जो वर्किंग है उसको 2 पार्ट्स में बेटा डिवाइड करेंगे कि जब इनपुट, देखिए इनपुट में हमारे पास क्या है, साइन वेव है। इनपुट पे है हमारे पास साइन वेव। सो ये इनपुट पे साइन वेव है। तो हम अपनी वर्किंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा ओके, अगर पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें 2 डायोड लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तब ये आउटपुट किस तरह की जनरेट करेगा। आर यू गेटिंग? कि जब इनपुट पर, इनपुट साइकिल पर देखिए, एसी जो होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी 2 साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जब इनपुट पर पॉजिटिव, इनपुट पर पॉजिटिव पार्ट आएगा साइकिल का, ये पॉजिटिव पार्ट है। जब इनपुट पर पॉजिटिव पार्ट आएगा साइकिल का, तब आपकी आउटपुट क्या आएगी, और आपके इस सर्किट के अंदर ये जो 2 डायोड लगे हुए हैं, ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइस होंगे या रिवर्स बाइस होंगे। ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इनपुट पर जब पॉजिटिव पार्ट आएगा, जब पॉजिटिव पार्ट आएगा, तब आपके 2 डायोड, दिस इज डायोड 1, दिस इज डायोड 2, इन दोनों डायोड में से फॉरवर्ड कौन होगा, रिवर्स कौन होगा, या दोनों ही फॉरवर्ड होंगे या दोनों ही रिवर्स होंगे, क्या होगा? पहली बात का जवाब आपने ये देना है। दूसरी बात आपने ये बतानी है कि आउटपुट किस तरह की आएगी। क्या आउटपुट खाली आएगी या खाली पॉजिटिव साइकिल जो पीछे है, पॉजिटिव साइकिल वो ही पॉजिटिव साइकिल आगे आ जाएगी, या फिर नेगेटिव साइकिल आएगी, या क्या होगा? ये 3 बातें, 3 सवाल हैं जो जिनके जवाब आपने पेपर के अंदर लिखने होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप फुल वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करें, उसका सर्किट डायग्राम बना के, तो आपने इसे एक्सप्लेन करना होगा इन 3 बातों के तहत। ठीक है जी? तो अब हम बारी-बारी तीनों बातों के जवाब ढूँढते हैं। तो पॉज़िटिव पार्ट आएगा, तो जब पॉज़िटिव पार्ट आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो अपर टर्मिनल है, दिस इज़ अपर टर्मिनल, ये पॉज़िटिव हो जाएगा, ठीक है? और लोअर टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लोअर टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस टर्मिनल के पॉजिटिव होने की वजह से डायोड का जो एनोड वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और कैथोड वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एक डायोड है, ये डायोड है, इस डायोड के कैथोड पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ जाए, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए, तो ये क्या हो जाता है? फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ये फॉर इसका मतलब है कि पहली बात का जवाब हमें मिल गया। ये डायोड D1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कब होगा फॉरवर्ड बायस? तब होगा फॉरवर्ड बायस जब पॉजिटिव साइकिल आएगी। और ये वाला डायोड फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये डायोड फिर ऑटोमेटिकली पोलैरिटी उल्टा होने की वजह से क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो जाएगा। अब पहली बात हमने ये की कि साइकिल का जब इनपुट पार्ट आएगा, तब दोनों डायोड में से फॉरवर्ड कौन होगा? रिवर्स कौन होगा? क्या दोनों ही फॉरवर्ड होंगे? क्या दोनों ही रिवर्स होंगे? हमें इन 2 बातों का जवाब मिल गया जनाब। जब पॉजिटिव पार्ट आएगा साइकिल का, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि साइकिल का पॉजिटिव पार्ट आया है, जिसकी वजह से ऊपर वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया है। इसलिए नीचे वाले टर्मिनल पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से डायोड D1 का एनोड टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ गया है। इसलिए डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया है और दूसरा रिवर्स बायस हो गया। अब इससे अगला सवाल कि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाए तो क्या होता है? अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाए तो वो 0.7 या फिर 0.3 वोल्ट तक करंट को पास नहीं होने देगा, लेकिन जैसे ही करंट 0.3 से ऊपर होगा, जैसे ही वोल्टेज 0.3 से ऊपर होगा, वो सारे करंट को अलाउ कर देगा फ्लो करने के लिए। तो ये 0.7 तक या 0.3 तक वेट करेगा। फिर उसके बाद जितना करंट जितना करंट ये ट्रांसफॉर्मर पास कराएगा, ये उतना करंट सारा आगे पास करवा देगा।
तो ये इसकी शेप भी देखें। ये शेप आपको थोड़ी-सी बिगर लग रही है, ये शेप थोड़ी-सी आपको छोटी लग रही है। क्यों छोटी लग रही है? क्योंकि इसमें 0.7 वोल्ट का कट हो गया। 0.7 वोल्ट तक करंट कट हुआ और बाकी उसके बाद जो रिमेनिंग करंट था वो इसने क्या होने दिया? पास होने दिया। ठीक है जी? तो डायोड D1 क्या करेगा? करंट को अब क्या होने देगा? करंट को पास करने देगा और आपको आगे पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगी। सो ये बात थी जब देखिए, हमारी जो एक कंप्लीट वेव होती है, वो पूरी एक कंप्लीट वेव में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक वेव के अंदर जो पहला पॉजिटिव पार्ट था, उस पे डायोड D1 कंडक्ट करेगा। अब अगर नेगेटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा? यानी कि पहली वेव का जब नेगेटिव पार्ट आएगा, तो तब क्या होगा? अब बड़ा आसान सी बात है कि जब नेगेटिव पार्ट आएगा, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव होने से मुराद ये है कि ऊपर जो है वो लो पोटेंशियल आ जाएगा और नीचे हाई पोटेंशियल आ जाएगा। जब हाई पोटेंशियल आ जाएगा, इसका मतलब है डायोड D2 के पर पॉजिटिव आ गया और डायोड D1 पे यहाँ पे नेगेटिव आ गया। किसकी वजह से? इस साइन वेव के सेकंड पार्ट की पोलैरिटी की वजह से। जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से आपका डायोड D1 रिवर्स बायस हो जाएगा और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड D1 रिवर्स बायस हो जाएगा और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब जब डायोड जो फॉरवर्ड बायस होगा, इसका मतलब है करंट वहीं से गुजरेगा, क्योंकि रिवर्स बायस ने तो करंट गुजरने ही नहीं देना। क्यों नहीं गुजरने देना? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर बहुत ज्यादा थिकर साइज का होता है। तो इसका मतलब है जो करंट है वो आपका करंट का रास्ता यहाँ से होता हुआ इस लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट पर आ जाएगा और आउटपुट पर, अब याद रखना, आउटपुट पर आपको नेगेटिव पार्ट नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट पर पॉजिटिव पार्ट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायोड का सिर्फ रास्ता बदला है, करंट के गुजरने का सिर्फ रास्ता बदला है, डायरेक्शन नहीं बदली। इसलिए आउटपुट के ऊपर आपको पॉजिटिव पार्ट ही जो है वो मिलेगा। जी साबित अली। इसलिए आपको इसलिए आपको आउटपुट पर जो है वो पॉजिटिव पार्ट ही मिलेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो बेटा, इन द फॉर द केस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफिकेशन, you are required to just look at only two parts of your cycle, of your input cycle. The very first part will be the positive part of the cycle. The second part is the negative part of the cycle. And for each part, you have to identify in your circuit what are the names of the diodes which are going to be forward bias, and what are the names of the diodes, or what are the numbers of the diodes which are going to be, or what are that specific diodes which are going to be reverse bias. That's it. यानी कि फुल वेव हो या हाफ वेव हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो, these are the four types of the rectification. आप जिस मर्जी रेक्टिफायर को स्टडी करें, इन दिस फोर टाइप्स ऑफ द रेक्टिफिकेशन, बेटा सिर्फ दो बातें आपने देखनी है कि इनपुट के ऊपर हम एक साइकिल दे रहे हैं, एक साइन वेव दे रहे हैं, दिस इज अ साइन वेव। इस साइन वेव के दो पार्ट्स हैं, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट। जब पॉजिटिव पार्ट देंगे तो हमारे सर्किट के अंदर कौन से वाला डायोड, कौन से वाले डायोड, चार डायोड लगे हुए ना, ये चार डायोड लगे हुए, कौन से वाले डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे और कौन से वाले डायोड रिवर्स बायस। तो हम जब पॉजिटिव पार्ट देंगे, अब पॉजिटिव पार्ट में हमारा ये रेक्टिफायर ये फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करेगा, देखो वंस अगेन सेम वही काम। क्या होगा? जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो अपर टर्मिनल हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे चला जाएगा और लोअर टर्मिनल किस पे चला जाएगा? लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से इसका मतलब है इस डायोड के ऊपर भी पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा और इस डायोड के ऊपर भी इस पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव आ गया ना, साइकिल के वेव के साइन वेव के इनपुट के करंट के, जो करंट है आपका वो अल्टरनेटिंग करंट, जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट आपका, अल्टरनेटिंग करंट आपका किस शक्ल का होता है? साइन वेव की शक्ल का होता है। सो इसलिए इसका जो पहला पॉजिटिव पार्ट है, इसके टर्मिनल के पॉजिटिव होने की वजह से ये टर्मिनल हमने इधर भी जोड़ा हुआ है और इधर भी जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इस डायोड के एनोड पे पॉजिटिव हो जाएगा और इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी? जब इधर पॉजिटिव होगा बेटा तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये वाला टर्मिनल भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी?
सो ये टर्मिनल देखिए ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और आपका ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा? सो अगर ये नेगेटिव है, अगर एक साइड पे लोअर पोटेंशियल है, तो दूसरी तरफ ऑटोमैटिकली हायर पोटेंशियल होगा और इधर हायर पोटेंशियल होगा प्लस। तो देखिए हर डायोड को देखें, हर डायोड के देखें। अब मुझे आप खुद देखकर बताएँ कि डायोड D1, D2, D4, D3 अब हर एक की पोलैरिटी मतलब कि ये सिंबल्स ये साइन्स सिंबल्स नहीं साइन्स, साइन्स इसके साथ लगे हुए हैं। ये इसका लाइन वाला जो टर्मिनल है, ये इसका एनोड टर्मिनल कहलाता है। कैथोड सॉरी कहलाता है। तो देखिए अब आप खुद फैसला करें, कौन से वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और कौन से वाला डायोड रिवर्स बायस होगा। कौन से वाला टर्मिनल फॉरवर्ड बायस होगा और कौन से वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो हम ओबियसली कहते हैं कि डायोड में एक डायोड के अंदर जब नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव पोटेंशियल आए और पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव पोटेंशियल आए तो वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। अब इसमें कितने ऐसे डायोड हैं जिनके नेगेटिव पर नेगेटिव है और पॉजिटिव पर पॉजिटिव है, यानी कि कैथोड पर नेगेटिव है और एनोड पर पॉजिटिव है। तो वो सिर्फ डायोड D1 है और डायोड D2 है। तो इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव पार्ट आएगा साइकिल का, तब आपकी रेक्टिफायर का सर्किट ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर D1 और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और D3 और D4 रिवर्स बायस हो जाएंगे। D1 और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, D3 और D4 रिवर्स बायस हो जाएंगे। D1 और D2 फॉरवर्ड बायस क्यों होंगे? इस टर्मिनल की वजह से, पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से। ये मैंने अभी आपको कनेक्शन सारे करके दिखाया। अब इससे अगला सवाल आता है कि ठीक है, डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड बायस हो गए। अब बताओ करंट कहाँ से गुज़रेगा? करंट कहाँ से गुज़रेगा? तो इसके बाद बेटा आपने करंट की डायरेक्शन का पता लगाना है, ठीक है? इसके बाद आपने करंट की डायरेक्शन का स्टेप है हमारा कि अब करंट कहाँ से गुज़रेगा? करंट की डायरेक्शन की अब बात कर रहे हैं हम। सो बेटा आपका करंट फ्लो होना कहाँ से शुरू होगा? लो पोटेंशियल से, 0 से। ये जो ग्राउंड हुआ है इसको हम 0 वोल्ट समझते हैं। तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से गुज़रेगा, इस ट्रांसफार्मर से होता-होता इस डायोड D1 पे आएगा, इधर रिवर्स है, इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, इस पॉइंट पे जब जाएगा, इधर भी रिवर्स बायस से इसे ब्लॉकेज मिलेगी, तो ये यहाँ से होता हुआ, यहाँ पर फाइनली तौर पे लोड रेजिस्टेंस पे यानी कि आउटपुट के ऊपर आ जाएगा और आउटपुट के ऊपर आपको सेम वैसे ही साइकिल मिलेगी जैसे आपको इनपुट के ऊपर मिल रही है। सो 3 चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। पहली, जब साइकिल का पॉज़िटिव पार्ट यानी कि वेव का यानी कि इनपुट साइकिल का जब पॉज़िटिव पार्ट आएगा, तब आपका कौन-सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, कौन-सा रिवर्स बायस होगा। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि फॉरवर्ड बायस क्यों होगा और रिवर्स बायस क्यों होगा। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि फॉरवर्ड बायस होने के बाद करंट कहाँ से निकलेगा और कहाँ पर जाएगा। यानी कि करंट का फ्लो क्या होगा, किस पार्ट से वो निकलेगा और किस पार्ट के ऊपर वो जाएगा। सो ये 3 बातें आपने हर रेक्टिफायर के लिए जो है वो याद रखनी है। इसी तरह से बेटा हमारे पास आगे नेगेटिव पार्ट के लिए भी है। तो नेगेटिव पार्ट में भी हम क्या करते होते हैं, नेगेटिव पार्ट के अंदर भी सेम सिनेरियो हम करते होते हैं कि अच्छा नेगेटिव पार्ट आ गया, इसका मतलब है अपर टर्मिनल नेगेटिव, लोअर टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट है, इसका मतलब इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा। ये नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डेवलप होगा डायोड के दूसरी तरफ। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब हम खुद आप अंदाजा लगा लें कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा, तो हमें नजर आ रहा है D3 और D4 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव है और पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव है। ये आपको पहले ही बता दिया, डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है और रिवर्स बायस कब होता है। डायोड D3 और D4 फॉरवर्ड बायस हो गए। अब इसके बाद अगला सवाल आता है कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट हमेशा लो पोटेंशियल से फ्लो करेगा, यहाँ से निकलेगा, डायोड D3 में जाएगा। जैसे ही D3 पे जाएगा, D1 में नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स है। सो ये D3 से होता हुआ यहाँ पर आएगा और ये होता हुआ यहाँ पर डायोड D4 से गुजरता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। D2 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वो रिवर्स बायस है। सो दिस इज हाउ द करंट फ्लो इज अकरिंग इन योर रेक्टिफायर्स। ओके जी, आगे जो आपका बेटा फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं और आप इसको इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। आप अपना ब्रिज रेक्टिफायर इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। पीछे आपने देखा ना, ये बिल्कुल एक ब्रिज सा बना हुआ है। ये बिल्कुल एक ब्रिज सा बना हुआ है ये वाला। ये ब्रिज है पूरा एक।
तो हम इसको दूसरे तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है? तो देखिए बस एक इसमें टेक्नीक आपने याद रखनी है। वो टेक्नीक ये याद रखनी है कि जब आप डायग्राम ड्रा कर रहे होते हैं, तो इसका जो एक टर्मिनल है, वो एक टर्मिनल दोनों डायोड एक एक डायोड के नेगेटिव पार्ट और दूसरे डायोड के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा होता है और दूसरा टर्मिनल भी इसी तरह से जुड़ा होता है। तो हम इसी चीज़ को नज़र रखते हुए हम इसको इस तरह से भी आपस में ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी? तो इनपुट साइकिल का एक पार्ट इधर, दूसरा पार्ट इधर और बाकी इसके इस सेंटर से इस वाले सेंटर से हम लोड का पार्ट लेंगे और इस सेंटर से हम किसका पार्ट लेंगे? हम जो है वो सर्किट को अपने कंप्लीट करेंगे कि लोड के साथ ये मुकम्मल हो जाए ताकि हम इसे क्या कर सकें? ग्राउंड कर सकें। सो ये लेआउट एक आसान हो सकता है, ब्रिज रेक्टिफायर की निस्बत इसे ज़रा याद रखना थोड़ा-सा आसान है। तो आप दोनों में से कोई सा भी पार्ट जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है जी? सो इसके बाद हमारे पास है फ़ॉर्मूला ये फ़ॉर्मूले हैं जी, अब ये जितने पढ़े हमने सिंगल फेज़ पढ़े। सिंगल फेज़ में मतलब क्या है कि बस एक एक ही फेज़ आ रहा है। एक फेज़ से क्या मुराद होता है कि आपकी एक ही साइन वेव है, 2 साइन वेव्स नहीं है। तो इसमें जो सिंगल फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर है उस केस के अंदर जो एवरेज एवरेज वोल्टेज होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है, वो किसके बराबर होता है? वो आपके इनपुट के पीक वोल्टेज, दिस इज़ पीक वोल्टेज, वीपी इज़ अ पीक वोल्टेज। इनपुट के पीक वोल्टेज को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें पाई से, 3.14 से, पाई से डिवाइड कर दें तो आप पता लगा सकते हैं कि आपके आउटपुट पे एवरेज वोल्टेज कितना आ रहा है। और अगर मैं आरएमएस वोल्टेज निकालना चाहूँ, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालना चाहूँ, जो कि एक डीसी का इफ़ेक्ट होता है, तो उसका क्या फ़ॉर्मूला होगा? वी पीक ओवर अंडर रूट 2। तो ये दोनों फ़ॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अगर आप 2 को डिवाइड करें 3.14 पे तो मेरा ख़्याल है कि वो अंडर रूट 2 ही बनेगा, 1 ओवर अंडर रूट 2 ही बनेगा। ख़ैर, तो ये 2 फ़ॉर्मूले आपने याद रखने हैं जी आउटपुट के लिए फॉर द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और ये हमने जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ी है, भूलना नहीं, ये हमने सिंगल फेज़ पढ़ी है, डू फेज़ नहीं पढ़ी। सिंगल फेज़ में क्या होता है कि सिर्फ़ एक साइन वेव चल रही है। एक साइन वेव का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ एक दफ़ा ही साइन वेव आएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ़ एक ही वोल्टेज का सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है जी? जैसे बैटरी नहीं होती ना, मैं कहता हूँ 2 बैटरीज़ लगाई हुई हैं, तो 3 बैटरीज़ लगाई हुई हैं। तो हमने यहाँ पे आप समझ लें कि एक ही सोर्स है, 2 बैटरी लगाएँगे तो हम कहेंगे 2 फेज़ बन गया, ये 1 फेज़ है हमारे पास। ठीक है जी? सो इसको आपने बेटा जो है वो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं।